नमस्कार, मैं हूं बिलाल सब्जवारी। एबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश की अर्थव्यवस्था पर, खासतौर से सरकार द्वारा लादे गए टैक्सेस पर। देखने को ये मिल रहा है कि देश के अंदर दो भारत मौजूद है। अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। कॉरपोरेट के टैक्स माफ किए जा रहे हैं, मध्यवर्गीय परिवार पर टैक्स लादे जा रहे हैं। मध्यवर्गीय परिवार की कैपेसिटी, परचेजिंग कैपेसिटी दिन ब दिन कम होती जा रही है। और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनको लेकर आज देश के अंदर व्यापारी खासतौर से परेशान है। इन सभी विषयों पर आज हम बात करने के लिए इनवाइट करते हैं अपने खास मेहमान, जो अर्थशास्त्री भी हैं, इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, शरद कोहली जी। शरद कोहली जी, आज हम आपसे बात करेंगे कि ये जो कर व्यवधान की जो प्रॉब्लम हमें देश में देखने को मिल रही है और जिसके चलते व्यापारी खासतौर से परेशान है, तो आपको आपका फर्स्ट टेक इस पर क्या है? नमस्कार बिलाल भाई और एबीसी हिंदी न्यूज के सभी फॉलोअर्स और व्यूअर्स को मेरा अभिनंदन। देखिए, हम टैक्स को दो हिस्से में बांटते हैं। पहले इसको समझने के लिए एक हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, एक हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जिसको आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर रूप से हिंदी में जानते हैं। तो अगर हम टैक्स पेइंग पॉपुलेशन है बिलाल भाई, अगर हम गिनती करें कि कितने लोग टैक्स देते हैं, हम क्योंकि परेशानी की बात जब हमें पता लगे कि कितने लोग देते हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको हम जीएसटी के नाम से जानते हैं, हम सब जानते हैं 1 जुलाई 2017 को लाया गया था और आज करीब करीब 7 साल से 7.5 साल इसको हो चले हैं। और 145 करोड़ की अगर हमारी आबादी है तो करीब हर व्यक्ति जीएसटी देता है। एक पैदा होता बच्चा, छोटा बच्चा भी जो पैदा होता है वो भी बेबी फूड उसका आता है, उसका डायपर आता है, कुछ ना कुछ आप उसके लिए खरीद के लाते हैं, तो भले उसके माता पिता देते हो पर इफेक्टिवली वो बच्चा भी ऐसी चीज प्रयोग करता है जिसपे टैक्स दिया हुआ होता है। तो अगर जीएसटी की बात करें तो देश के सभी 145 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में जीएसटी को देते हैं। ये तो रही इनडायरेक्ट टैक्स की बात। अब अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करें, क्योंकि आपने कॉर्पोरेट टैक्स की बात करी, तो वो डायरेक्ट टैक्स कैटेगरी में आता है। तो डायरेक्ट टैक्स देने वाले की गिनती बहुत कम है और शायद एबीसी हिंदी न्यूज के दर्शकों को और फॉलोअर्स और व्यूअर्स को सुन के हैरानी होगी कि इनकम टैक्स रिटर्न भले ही 8 से 10 करोड़ के बीच में फाइल हुई है। अभी मैं हाल का डेटा लेके चल रहा हूँ, 8 करोड़ से थोड़ी फालतू है। जब तक और थोड़ी डेट एक्सटेंड हुई है 15 जनवरी तक रिवाइज रिटर्न की, हो सकता है तब तक 9 करोड़ 8-10 करोड़ के बीच में पहुंच जाए। पर जो असल में टैक्स देते हैं, मतलब जिनकी जेब से टैक्स जाता है, रिटर्न फाइल करने वालों की बात नहीं कर रहा मैं, जिनकी जेब से जाता है, उनकी गिनती आपको हैरानी होगी सुन के 2 करोड़ से भी कम है। यानी कि 145 करोड़ की जनता में, हालांकि हमारा सेंसस नहीं हुआ है एग्जैक्ट, हम कभी 140 बोल देते हैं, कभी 145 बोल देते हैं, हर साल हम करीब 2 करोड़ के आसपास बढ़ जाते हैं, उसमें मात्र 2 करोड़ से कम लोग टैक्स देते हैं। इसका मतलब 1% से थोड़ा ही फालतू शायद लोग असल में आयकर देते हैं, जिसको हम डायरेक्ट टैक्स नाम से जानते हैं। तो इन दो भागों में जब हम टैक्स को बांटते हैं तो हमें हमारे लिए समझना और आसान हो जाता है। आपने जो बात करी कि क्या व्यापारी इस व्यवधान से परेशान है, क्या व्यापारी के ऊपर लगता है कि चारों तरफ से उसे टैक्स से घिरा हुआ महसूस कर रहा हूं, और आम आदमी, क्या आम आदमी भी ये महसूस करता है कि मेरे को यहाँ टैक्स, वहां टैक्स, इधर टैक्स, उधर टैक्स, मैं चारों तरफ टैक्स देता है। तो हम ये नहीं बोलना चाहिए, इसके अलावा रोड टैक्स भी होता है, टोल टैक्स भी होता है और किसी किसी जगह प्रोफेशनल टैक्स भी होता है, आप अपने शहर में हाउस टैक्स भी देते हैं। जी हाँ, अगर आप सारे टैक्सेस की गिनती करें तो एक आम आदमी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिल्कुल लगता है कि हम टैक्सों से घिरे हुए हैं। हम टैक्स ही देते हैं और बदले में हमें जिस प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए, जो विकसित देशों में अगर टैक्स लिया जाता है तो वहां पर उनको सुविधा दी जाती है, सोशल सिक्योरिटी दी जाती है, बहुत सारी और सुविधाएं दी जाती हैं, हेल्थ केयर फ्री होता है, कुछ देशों में एजुकेशन फ्री होती है। यहाँ पर आम आदमी महसूस करता है कि मैं टैक्स तो दे रहा हूं पर मुझे उसके बदले में उतनी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं सरकारों की तरफ से जो कि मुझे मिलनी जितना मैं टैक्स दे रहा हूं। तो देखिए, टैक्स पेयर, जैसा मैंने कहा कि अगर आप गिनती करें तो मात्र 2 करोड़ लोग, उससे भी कम लोग असल में टैक्स देते हैं। इसमें मैं कॉर्पोरेट्स को भी ले रहा हूं बिलाल जी, जिनकी आपने जिक्र किया कि कॉर्पोरेट्स को माफी दी जाती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 143 करोड़ से फालतू की जनता डायरेक्ट टैक्स तो दे ही नहीं रही है और 60 से 70% आबादी आज भी हमारी कृषि क्षेत्र पर आधारित है और एग्रीकल्चर पे आपको पता लगा है, आपको पता होगा कि टैक्स है ही नहीं। तो टैक्स देने वालों की असल में जो गिनती है वो बहुत कम है। आपने दूसरी एक और बात कही कि क्या के शेप रिकवरी, जिसको हम कहते हैं के शेप ग्रोथ, कि अमीर और अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है। तो गरीब और गरीब उतना हो रहा है या नहीं हो रहा, पर यह सच है
एक कहावत होती है हिंदी में, जो मैं बोलना चाहूंगा, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। इसका अर्थ ये होता है कि जिस व्यक्ति के पास जितना धन है, वो उसको निवेश करके, उसको किसी बिजनेस में लगा के, उसको किसी शेयर मार्केट में लगा के, कहीं भी लगा के उससे वो पैसा कमा सकता है। जिसके पास सेविंग ही नहीं है, जिसके पास धन है ही नहीं, तो उसकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है या उसकी जो वित्तीय तरक्की, मैं अगर हिंदी में बोलूं, वो धीमी पड़ जाती है और कभी कभी तो होती ही नहीं है, क्योंकि वो जो आया, इसको गांव में बोलते हैं आई गई, मतलब जितना आया उतना खर्च कर दिया। तो अगर सेविंग नहीं होगी, इसका जवाब कहां पे है? अगर सेविंग नहीं होगी तो वो व्यक्ति अमीर होने के केवल सपने ही देख पाएगा और उसको टैक्सेस भी ज्यादा चुभेंगे। लग्जरी पे आप देखिए, लेकिन टैक्स लेकिन किसी आइटम पे। लेकिन कोहली जी, आप ये कह रहे हैं कि एक तो लोगों की इनकम इतनी नहीं है कि वो टैक्स दे पाए। दूसरी बात आपने ये कही कि भारत के अंदर बहुत कम लोग टैक्स दे रहे हैं। तो हम आप अच्छी तरह जानते हैं कि देश की 80 करोड़ जनता तो खुद सरकार के राशन पानी पर निर्भर है, तो वो कैसे टैक्स देगी? दूसरी बात यह है कि जिस तरह से जीएसटी कलेक्शन की रिकवरी का सरकार दावा करती है और सरकार बताती है कि जीएसटी की रिकवरी बार बार बढ़ रही है, वही सरकार का ये भी कहना है कि जीएसटी रिकवरी से जिस तरह से अर्थव्यवस्था में ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन इसका फायदा आम जन को क्यों नहीं पहुंच रहा? एक तरफ आप ईंधन की आई मीन वैल्यू पर या कहिए ईंधन की प्राइस पर आप टैक्स बढ़ा देते हैं, जिसका प्रभाव ये पड़ता है कि ईंधन की वैल्यू बढ़ने से कमोडिटीज का ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, आम जनता को उसकी मार झेलनी पड़ती है। वहीं आप सोने पर शुल्क बढ़ा देते हैं, जिससे धातु की तस्करी बढ़ जाती है। वहीं आप अमीर कृषि करने वाले या जो कृषि में बहुत ही स्ट्रांग लोग हैं या कहिए कि जिनकी कृषि बहुत अच्छी है, कृषि से बड़ी आमदनी है, उनको टैक्स की कैटेगरी में नहीं रखते। तो ये जो विरोधाभास है, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, पहले मैं आपको, आपने जो 80 करोड़ लोगों की बात करी, इनकी गिनती 81 करोड़ 30 लाख है। अगर मैं एग्जैक्ट बात करूं, इसको गरीब कल्याण योजना कहते हैं, जो कि कोविड के टाइम से 5 किलो अन्न जो है भारत के उन परिवारों को, उन लोगों को मिल रहा है। ये बात सच है। अब बड़ी विडंबना ये है कि अगर हम 81 करोड़ 30 लाख लोगों को हर महीने 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो क्या हम इस बात पे मोहर लगा रहे हैं क्योंकि ये गरीब कल्याण योजना है कि इतने लोग गरीब हैं? और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हमने 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर निकाला है। 80 करोड़ गरीब तो है नहीं देश में, ये तो पक्की बात है कि गरीब, हम किसकी गरीब की परिभाषा में लेता हूं, चलिए मैं लेता हूं जो 10,000 रुपए महीने से कम कमाते हैं, ठीक है, मैं एक मिनट को 300 रुपए पर डे को उसको मैं ले लेता हूं। पर ये हकीकत ये है कि ये राशन कार्ड होल्डर्स हैं, इसमें सब लोग गरीब नहीं है। सरकार से जब ये सवाल बार बार पूछा गया, मैंने कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इस मुद्दे को उठाया कि आप इसको गरीब कल्याण योजना क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप तो अपने ही हाथ काट रहे हैं। आप सर्टिफाई कर रहे हैं कि 81 करोड़ लोग अभी भी देश में गरीब है, तो फिर तो ये देश बहुत गरीब हो गया। 145 में से अगर 81 करोड़ 30 लाख लोग गरीब है, फिर तो आपने स्वीकार कर लिया गरीब कल्याण योजना में। तो उनका कहना यह था कि हम मदद कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो 40-50 हजार रुपए महीना कमाते हैं, बहुत लोग हैं ऐसे, पर उनकी एक तरह से राशन के द्वारा मदद की जा रही है। हम एक फूड सरप्लस कंट्री है इस टाइम, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हम दुनिया की फूड बास्केट बन चुके हैं। और ये अन्न फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में पड़ा पड़ा फेंक जाता था, आपको याद होगा, इसको कीड़े लग जाते थे, इसमें बारिश का पानी चला जाता था और ये फेंकना पड़ता था। तो सरकार को लगा अगर ये देश में लोगों के मुंह लगता है और अगर किसी परिवार की 50,000 रुपए इनकम भी है और वो भी 5 किलो जाके फ्री अन्न 1,000-1,200 का ही आता है, मैंने कैलकुलेट किया था, अगर ले आता है तो एक प्रकार से उसकी मदद हो जाती है। तो सरकार अपनी तरफ से एक तरह से मदद कर रही है। पहली तो मैं ये बात कहना चाहता हूं। दूसरा, आप बात कह रहे थे कि जो लोग टैक्स देते हैं, जो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, क्या एग्रीकल्चर पर टैक्स लगना चाहिए? बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि हमारे देश में हालांकि ज्यादातर किसान ऐसे हैं जो कि मजदूरी पे काम करते हैं या जिनके पास 2 एकड़ से कम की लैंड है, बहुत बहुत थोड़ी सी लैंड है, जिसको हम छोटा किसान कहते हैं। पर ऐसे भी किसान हैं पंजाब में, हरियाणा में, साउथ की कुछ जगह भी, जिनके पास कई कई बीघा, कई कई एकड़ की जमीन है, बहुत अमीर किसान है, उनकी तो लाखों करोड़ों में भी किसी की टर्नओवर है। तो क्या उनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए? इसका जवाब, मेरे, अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे से पूछें तो इसका जवाब हाँ है, लगना चाहिए। क्योंकि आप किसानी पर टैक्स एग्जेम्पशन नहीं दे रहे, आप किसानों की माली हालत पर टैक्स एग्जेम्पशन दे रहे हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम, क्योंकि हम मानते हैं कि किसानी
और गरीबी का आपस में रिश्ता है, जबकि विकसित देशों में ऐसा नहीं होता कि किसानी और गरीबी को एक ही भाव नहीं तोला जाता है, एक ही तराजू में नहीं तोला जाता। पर हमारे देश में कृषि ज्यादातर किसानों के लिए बहुत प्रॉफिटेबल काम नहीं है, बहुत नफे वाला काम नहीं है, मुनाफे वाला काम नहीं है। तो इसको देख के मुझे लगता है कि अमीर किसान और गरीब किसान के बीच में भी बिल्कुल एक लाइन बनाई जानी चाहिए, और जिस किसान का 5 एकड़ 10 एकड़, आप एक लिमिट फिक्स कर दीजिए, अगर उसका इससे ज्यादा उसके पास जमीन है तो उसको बाकायदा टैक्स देना चाहिए, ये मैं मानता हूं। पर क्योंकि ये एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है, ये वोट बैंक की फिर पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है, तो मुझे लगता है आजादी से लेके आज तक जितनी भी सरकारें आई, किसी ने भी 77 साल में ये हिम्मत नहीं करी कि किसानी के ऊपर 1961 में भारतीय आयकर अधिनियम आया था, जिसको हम इनकम टैक्स एक्ट कहते हैं। आज वो 63-64 साल का हो चुका है, इनकम टैक्स एक्ट, खुद सीनियर सिटीजन बन चुका है। किसी भी सरकार ने ये हिम्मत नहीं करी कि वो किसानों के ऊपर टैक्स की बात करे। पर मुझे लगता है अब ये समय आ गया है कि जिस प्रकार आप अमीरों पर, जो अमीर लग्जरी आइटम इस्तेमाल करते हैं, लग्जरी कार हो गई और भी जो लग्जरी की चीजें हो गई, उस पर आपको पता होगा जीएसटी का रेट 40-50% तक है, इससे गुड्स पे भी 40-50% तक है, इस पे सेस लग जाती है। इसी प्रकार अमीर किसान और गरीब किसान में भी अब एक रेखा बनाने का समय आ चुका है। मेरी बात अगर कुछ किसान भाइयों को बुरी लग रही हो तो मैं उनसे माफी चाहूंगा, परंतु बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप शरद जी, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि अमीर किसान और गरीब किसान के बीच में एक रेखा होनी चाहिए, और अमीर किसान से भी टैक्स कैटेगरी में लाकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन लेकिन कोहली जी, प्रॉब्लम क्या है कि कॉरपोरेट के तो टैक्स माफ कर दिए जाते हैं। कॉरपोरेट इस हैसियत में होता है कि वो पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर लेता है। वही जो देश में वास्तव में जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, वो मध्य वर्गीय परिवार है। देश के अंदर आप देख रहे हैं महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, नौकरियां है नहीं, और दिन पर दिन मध्य वर्गीय आय की जो इनकम है वो दिन पर दिन घटती जा रही है। तो ऐसे में सरकार आने वाले बजट में क्या प्रावधान कर सकती है, किस तरह से मध्य वर्गीय परिवार को एक मेन स्ट्रीम अर्थ वाले सेगमेंट में ला सकती है, किस तरह से गरीब की आय बढ़ाई जा सकती है, इस पर क्या कहना? देखिए, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा देता हूं जिसके जरिए इसको समझना आसान होगा जो बात आप कह रहे हैं। मध्य वर्गीय अगर हम गिनती देखें तो मैं, जैसा मैंने कहा, मेरे पास एक इकोनॉमिक रिसर्च टीम भी अपनी है और हम इकोनॉमिक्स पे भी रिसर्च करते हैं। भारत का जो मध्यम वर्ग है इस समय 145 करोड़ की आबादी में करीब करीब 60 और 70 करोड़ के बीच में पहुंच चुका है। ये शायद आपको आंकड़ा कम सुनने को मिलेगा, मैं पूरी आबादी की गिनती करके बता रहा हूं। अब जैसा मैंने आपको कहा कि जो डायरेक्ट टैक्स देने वाले हैं, अगर आप सरकार से ये प्रश्न करेंगे, वो कहेंगे 2 करोड़ लोग तो टैक्स देते हैं मुश्किल से, बाकी के लोग रिटर्न जरूर फाइल करते होंगे पर वो टैक्स नहीं देते हैं, क्योंकि जो इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन है, जो न्यू रेजीम आई हुई है, जहां पर आप 7 लाख तक तो वैसे ही टैक्स नहीं लगता है, 7-7.25 लाख तक ओल्ड रेजीम में आप इन्वेस्टमेंट करके बचा सकते हैं। इन सब की गिनती लगा के 8-10 करोड़ रिटर्न जरूर फाइल करते हैं, पर टैक्स देने वाले कम है। तो अगर आप इसको जनरल स्टेटमेंट करके कहेंगे कि मध्यम वर्ग पर टैक्स लगता है आयकर, तो आयकर नहीं लगता है। आपने कॉर्पोरेट्स की बात करी, मैं समझता हूं कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स को हमें इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के साथ मिक्स करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स नौकरी भी बहुत लोगों को देते हैं। अगर आज देश की प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री पूरी चल रही है तो इन कॉर्पोरेट्स के सहारे चल रही है। ये ठीक है कि कुछ वर्ष पहले उनको 1.5 लाख करोड़ की राहत दी गई थी, उनको कुछ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये राहत दी गई, हालांकि वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उतना आया नहीं, पर फिर भी मैं मानता हूं कि अगर कॉर्पोरेट अपनी उन्नति करता है तो वो नौकरी देने का एक संसाधन बनता है, क्योंकि बेरोजगारी इस देश में बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, आपने जो बात कही जीएसटी पर यह लागू होती है। आज जीएसटी की कलेक्शन लगभग 1,75,000 1,80,000 करोड़ प्रति माह पर आ चुकी है। मैं समझता हूं एक हेल्दी कलेक्शन है, और वो भी समय आ गया है कि जीएसटी के जो स्लैब्स हैं 0%, 5%, 12%, 18%, 28% और उसके बाद सेस वाले भी, वो इतने स्लैब रेट्स घटा के अब आप 12-18 को इंटीग्रेट करके 15 पे ला सकते हैं। हालांकि ये बजट का मुद्दा नहीं है, आपने क्योंकि बजट का जिक्र किया है, बजट में अब जीएसटी का जिक्र नहीं होता है, क्योंकि जब जीएसटी काउंसिल के अंतर्गत जाता है, बजट के अंतर्गत नहीं आता है। पर हाँ, आपने हमने देखे कि जीडीपी के आंकड़े आए, कल सरकार का जो अनुमान आया वो 8.2 से घट के 6.4 पर आ गया। बहुत चिंता की बात है, क्योंकि आरबीआई का अनुमान भी 6.6 का था, उससे भी नीचे आ गया है। तो ये बता रहा है कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ रही है। मैंने ये बात का जिक्र इसलिए किया कि जो आपने बजट रेफर किया है, तो बजट में अब कुछ ऐसी राहत आती हुई दिखाई देगी जो कि कंजम्पशन को बढ़ावा दे। हमारी अर्थव्यवस्था करीब 60%
कंजम्पशन से बनी हुई है, यानी कि हम और आप जाके जो दुकानों पे सामान खरीदते हैं, सर्विसेज लेते हैं, उससे जीडीपी पैदा होती है। तो कुछ राहत मुझे कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये आंकड़े जो अभी लेटेस्ट निकल के आए हैं उसके अनुसार शहरों में भी जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, जिसको हम एफएमसीजी कहते हैं, आप टूथपेस्ट खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, जितने भी आप छोटा छोटा सामान एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे खरीदते हैं, राशन पानी खरीदते हैं, उसकी जी कंजम्पशन में धीमी रफ्तार दिखाई दे रही है। तो सरकार को इस बात का मुझे लगता है संज्ञान लेना पड़ेगा इस बजट में, और आपको कुछ ऐसी स्कीम्स बजट में अनाउंस होती दिखेंगी। जीएसटी तो जैसा मैंने कहा बजट में नहीं आएगा, चाहे वो इनकम टैक्स में और ज्यादा रिलीफ देने की बात हो, या कुछ ऐसा ऐसा इंसेंटिव हो जिससे लोग जाकर खरीदारी करें, क्योंकि कंजम्पशन अगर स्लो होगी तो अर्थव्यवस्था की रफ्तार ये नहीं पकड़ पाएगी। लेकिन ये बात ठीक है कि मेरा सवाल सरकार की नीति से ही जुड़ा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नीति से ही जुड़ा है। क्योंकि जब आप इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की बात करते हैं तो ये सारा का सारा बुनियादी सिद्धांत डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करता है। और जब डिमांड एंड सप्लाई में जितना संतुलन होता है उतना ही इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल रहता है और उतने ही अर्थव्यवस्था में सुचारूपन आता है और अर्थव्यवस्था अपनी लय पर चलती है। तो क्या रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी नहीं है कि इस समय जिस तरह से लोगों पर एक टैक्स का दबाव है, अर्थव्यवस्था एक एक बुरे दौर से गुजर रही है, वो इसके लिए कुछ स्पेशल पैकेज इंट्रोड्यूस करे ताकि ये इन्फ्लेशन का जो दबाव है मध्यवर्गीय परिवार और गरीब लोगों पर ना पड़े। देखिए, इन्फ्लेशन को देश के दो स्तंभ, दो पिलर्स कंट्रोल करते हैं। एक आपने बिल्कुल ठीक कहा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए इन्फ्लेशन को रेगुलेट करता है। दूसरा, सरकार के पास तो बहुत सारे जरिए हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, टैक्सेस हैं, बहुत सारी चीजें। रिजर्व बैंक की आपने बहुत अच्छा किया, जिक्र किया। मुझे लगता है रिजर्व बैंक भी जो फरवरी के महीने में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होगी, उसमें क्योंकि अब जीडीपी की रफ्तार कम हो गई है, अब मैं एबीसी हिंदी न्यूज के दर्शकों के लिए ये समझा दूं कि जब इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच में जब असमंजस की स्थिति खड़ी हो जाती है रिजर्व बैंक के सामने, तो पहले वो इन्फ्लेशन पे हमला करते हैं, ग्रोथ की परवाह बाद में करते हैं। अब क्योंकि इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन खासकर खाने पीने की चीजों पे बहुत परेशान की हुई थी, तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को नहीं गिरा रहा था, जिसकी वजह से लोन महंगे थे, पैसा महंगा हो गया था, ब्याज पे आपको ज्यादा ब्याज पे पैसा मिल रहा था और लोग खरीदारी भी कम कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग लोन पर सामान खरीदते हैं। तो अब मुझे लगता है रिजर्व बैंक अगले महीने की बैठक में शायद इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है, क्योंकि अब उसका असर जीडीपी की रफ्तार, यानी देश की विकास की रफ्तार पर दिखाई देने लग गया है साफ तौर पर। अब समय आ गया है कि रिजर्व बैंक को 50 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट, जो भी हो, जो जिसको हम रेपो रेट कहते हैं, उसको काटना चाहिए। अगर नहीं काटा तो ये आपको आर्थिक विकास की दर और ज्यादा कम होती दिखेगी, जो कि एक चिंता का विषय होगा। धीमा पाम, आप किसी भी बाजार में जाएं, दुकानदार, बिजनेसमैन ही शिकायत कर रहा है कि ग्राहक नहीं है। ग्राहक नहीं है का मतलब लोग खरीदारी कम कर रहे हैं, और अगर खरीदारी लोगों ने बंद करी तो ये देश, और पहले ही आप वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करें, वहां पर पहले ही स्लो डाउन है। अमेरिका, यूरोप की बात करें, वहां पहले ही स्लो डाउन है। भारत ही ऐसी अर्थव्यवस्था, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में चाइना से भी ज्यादा तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। पर अब मुझे लगता है रिजर्व बैंक को ये कदम उठाने पड़ेंगे, सरकार को भी कदम उठाने पड़ेंगे। महंगाई एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बिलाल भाई आपने जिक्र किया है, और मुझे लगता है खाने पीने की महंगाई पर ये बहुत तेज कदम उठाने की जरूरत है। ये जो बिचौलिए होते हैं ना, बीच में खा जाते हैं, किसान होता है वो 10 रुपए आलू बेच कर रोता है, और दूसरी तरफ ग्राहक है वो 50 रुपए किलो आलू खरीद कर रोता है। इधर वो रोता है, इधर रोता है, बीच में हंसता कौन है? बीच में बिचौलिए और जो इतनी लंबी सप्लाई चेन है, होलसेलर है, स्टॉकिस्ट है, आड़ती है। मुझे लगता है सप्लाई चेन को कम करने की जरूरत है। ये जो होर्डिंग होती है, जमाखोरी जिसको कहते हैं, उसको भी रोकने की जरूरत है, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ती हैं। इन्फ्लेशन बहुत बड़ा मुद्दा रहा है देश की रफ्तार कम करने में, लोगों की बचत कम करने में, और लोगों को जो टैक्स से चुभन होती है बिलाल भाई, उसका भी कारण इन्फ्लेशन रहा है, क्योंकि लोगों की बचत नहीं होती तो लोगों को टैक्स ज्यादा चुभता है, क्योंकि उनकी जो इनकम और एक्सपेंडिचर है उसके बीच में गैप खत्म हो जाता है, बल्कि कहीं कहीं तो खर्चा बढ़ जाता है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो जाता है। तो इसलिए सरकार, मुझे लगता है बजट में कुछ ऐसी इनोवेटिव स्कीम्स अनाउंस करी जा सकती हैं जिससे लोगों की जेब में 4 पैसे बचे। लेकिन कोहली जी, आप देख रहे हैं कि आपने अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर सुस्ती की बात करी, लेकिन आप देख रहे हैं कि डॉलर तो भारतीय मुद्रा के मुकाबले दिन पर दिन बढ़ रहा है, और भारतीय मुद्रा खासतौर से रुपए की कीमत दिन पर दिन घट रही है। वहीं अगर आप टैक्स में कोई रिलैक्सेशन देने की बात करते हैं तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है, और तो फिजिकल डेफिसिट की भरपाई के लिए फिर इंटरनेशनल लेवल पर सरकार को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो किस तरह से संतुलन बनाएगी आरबीआई?
का जो नियम रहा है कि 3 और 6 महीने के बीच में जब इन्फ्लेशन चरम सीमा छूने लगता है या इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो वो रिकमेंडेशन करता है पार्लियामेंट की समितियों को, और पार्लियामेंट की समिति इस पर अपने कॉग्निजेंस लेती है, नोटिस लेती है। पिछले 1 साल में अभी तक कोई कॉग्निजेंस लेता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसका क्या कारण है? आपने कई सारे मुद्दे आर्थिक रूप से छेड़ दिए। पहले मैं डॉलर पे बता देता हूं। देखिए, डॉलर का बढ़ना और रुपए का घटना दो अलग अलग चीजें हैं। शायद कम लोग इस बात को जानते होंगे कि रुपया कमजोर इतना नहीं हो रहा जितना डॉलर मजबूत हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर बॉन्ड यील्ड्स बढ़ी हुई हैं और लगातार पैसा यहां से वापस जा रहा है। तो जब वापस जाता है, डॉलर में जाता है, तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है, डॉलर स्ट्रांग हो जाता है। बाकी करेंसीज के मुकाबले रुपए फिर भी एक डॉलर इंडेक्स होती है जिसमें 6 करेंसीज होती हैं। उसको अगर आप देखें, भारतीय रुपया और करेंसीज के मुकाबले बेहतर परफॉर्म कर रहा है, अभी भी उतनी बुरी हालत में नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, आपने पूछा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार को रिकमेंडेशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। ये ठीक है कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज और भारत सरकार रिजर्व बैंक से समय समय पर मंत्रणा करते रहते हैं और दोनों तरफ से दोनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी संभालता है, सरकार फिस्कल पॉलिसी संभालती है। आपने फिस्कल डेफिसिट की बात करी। देखिए, अगर टैक्स कलेक्शन अच्छी है और आपको वहां पर उस मोर्चे पर कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रहता है। और अगर फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रहता है तो आपके पास जो निवेश है, विदेशी निवेश, वो लगातार आता रहता है क्योंकि देश की रेटिंग अच्छी रहती है। इसी वजह से सरकार फिस्कल प्रूडेंस, जिसको कहते हैं फिस्कल डिसिप्लिन का, की नीति को फॉलो करती है। तो पर मुझे लगता है कि कहीं पर जब मुसीबत आती है तो फिर इस फिस्कल प्रूडेंस को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, जो कि हमने कोविड में देखा था कि वहां पर फिस्कल डेफिसिट हमारा कहाँ 3-3.5% होता था और बढ़ के वो 6, 6.5, 7-8% तक भी जाने को एक दफे को हो गया। सरकार ने परवाह नहीं करी। तो वो एक्सेप्शनल सिचुएशन, अंग्रेजी में कहावत होती है, एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन डिमांड्स एक्स्ट्रॉर्डनरी मेजर्स। तो अभी कोई ऐसी एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन फिलहाल नहीं है। आगे आ जाए तो मैं कह नहीं सकता हूं। तो फिलहाल मुझे लगता है सरकार फिस्कल प्रूडेंस की राह पर ही चलती रहेगी और टैक्स कलेक्शन भले ही होगा। सरकार का कहना यह है कि हम इतनी सारी विकास की योजनाएं चला रहे हैं, हमने बुनियादी ढांचे पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना बड़ा खर्च का बीड़ा उठाया हुआ है कि उसके लिए हमें पैसा चाहिए। और आप और हम मिलकर जो टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं और भी तरह तरह के देते हैं, उसी से देश की विकास की परियोजनाएं और योजनाएं चलती हैं। तो मुझे लगता है कि जब आम आदमी इस चीज को समझता है तो वो तो अपने घर का बजट और अपने घर की इकोनॉमी को देखता है। मेरी जेब में कितने पैसे आए, मैंने कितने पैसे खर्च किए, मुझे कितने पैसे बचे और मैंने जहां कहीं निवेश किया उस पर मुझे क्या रिटर्न आया और मैंने कितना टैक्स दिया। हमारा आप जो बात कर रहे हैं, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं और मैं जब भी बात करता हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो मैं घुमा फिरा के गृहस्थी पर ले आता हूं उसको, क्योंकि आम आदमी कहता है, एक पुराना गाना था बिलाल भाई, सिकंदर ने पूरब से थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। वो कहता है अगर देश का फिस्कल डेफिसिट 6% है या 5% है, मुझे क्या लेने था, आप ये बताओ कि मेरी जेब में कितना पैसा आ रहा है। तो ये बात सच है कि महंगाई की वजह से आम आदमी की जेब में पैसा कम बच रहा है। इसी को लेके मुझे लग रहा है बजट की एक टीम रहेगी कि प्राइवेट कंजम्पशन को किस तरह बढ़ाया जाए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी कि इंडस्ट्री किस प्रकार और एक्सपेंशन करे, नए नए उद्योग लगाए, मेक इन इंडिया को और आगे बढ़ावा मिले। और जो देश ने विकसित देश बनने का जो सपना देखा हुआ है 2047 का, इस प्रकार और पैसा अर्थव्यवस्था में लगाया जाए कि हम जल्द से जल्द विकसित देश बन सके, हमारा बुनियादी ढांचा और स्ट्रांग बन सके। भाई शरद जी, आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए। मेरा अंतिम सवाल है कि जो ये टैक्स का जो ओवरऑल भ्रम जाल है या टैक्स का ओवरऑल जो दबाव मध्यवर्गीय परिवार पर आता है या लोअर मिडिल सेगमेंट पर आता है, इससे इससे निकलने का क्या तरीका हो सकता है? सरकार किन किन नीतियों को अपना सकती है? पॉलिसी लेवल पर रिजर्व बैंक इसमें क्या सुझाव दे सकता है? ये मेरा आपसे अंतिम सवाल। देखिए, आपने लोअर मिडिल क्लास का जिक्र किया है बिलाल जी। तो लोअर मिडिल क्लास तो डायरेक्ट टैक्स से तो मैं दूर कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले आंकड़े इस कार्यक्रम में बता चुका हूं कि मात्र 2 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। मुझे नहीं लगता वो 2 करोड़ लोग लोअर मिडिल क्लास के हैं, तो इसलिए इनकम टैक्स को तो बाहर कर देता हूं। तो बचा क्या? बचा टैक्स यानी कि जीएसटी। जीएसटी इस समय जो है, ज्यादातर चीजें वो सबसे ज्यादा कैटेगरी आती है 12 और 18% में। मुझे लगता है वहां पर सरकार को या जीएसटी काउंसिल को, और जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों के, सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि वित्त मंत्री रूप में बैठते हैं। तो वहां पर यह निर्णय लिया जा सकता है कि आप आम आदमी को जीएसटी के रूप में राहत दे सकते हैं। तो जीएसटी की अगर दरें कम कर दी जाए, और आपको ये बताऊं तो उससे महंगाई भी कम होगी, लोगों के हाथ में तो पैसा बचेगा। महंगाई की जो ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट जिसको हम कहते हैं, मुद्रास्फीति दर, वो भी आपको कम होती दिखाई देगी।
तो मुझे लगता है कि सबसे स्ट्रांग टूल जो सरकार के हाथ में है वो जीएसटी काउंसिल के हाथ में है। उसमें अगर राहत दी जाती है तो हम सबके सब पूरे 145 करोड़ लोगों को राहत देंगे। अगर हम खाली आयकर की बात करते हैं बिलाल जी, तो हम बहुत ही छोटी जनसंख्या की बात की करते हैं। वहां लोअर मिडिल क्लास शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे, वहां पर हम मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास की बात करेंगे। लोअर पर ज्यादातर लोग, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, लोअर मिडिल क्लास में है, गरीब तबके में है। वहां पर जीएसटी की राहत से उनकी जेब में, अगर टैक्स के मोर्चे में बात करूं, उनकी जेब में पैसा बच सकता है। पर ये कॉल, जैसा कि मैंने कहा, बजट में नहीं ली जाएगी। ये कॉल है जीएसटी काउंसिल की, और हम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जीएसटी काउंसिल से आप और हम ये दरख्वास्त करते हैं कि आपको अब रेट, क्योंकि कलेक्शन अच्छी है, आप अगर 10-20 हजार रुपए कम भी कलेक्शन हो गए, 10-20 हजार करोड़, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर आम आदमी की जेब में, उसके बजट में, उसकी घरेलू इकोनॉमी में बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। बहुत अच्छी बात कही आपने शरद जी, कि दो मोर्चों पे काम करने की जरूरत है। एक तो जीएसटी काउंसिल को अपनी नीति में सुधार करने की जरूरत है। हालांकि जीएसटी काउंसिल भी कहीं ना कहीं सरकार के साथ अंडरस्टैंडिंग हमेशा बनाए के रखती है। वहीं टैक्स को लेकर सरकार को नीतिगत बदलाव की जरूरत है। तब जाकर ये मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और खास तौर से वो लोग जो गरीबी की मार झेल रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास, उनके जीवन में बदलाव आ सकता है। अदरवाइज इस तरह के जो टैक्स नीति है, ये देश के अंदर न केवल व्यापारी बल्कि मध्यवर्गीय परिवार के लोगों को इसी तरह परेशान करती रहेगी। शरद कोहली जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ